हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज का टॉपिक है फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग काम कर रहे हैं फैराडेज लॉ के ऊपर। तो फैराडेज लॉ में मैंने आपको क्या क्या बातें अभी तक बता दिया था। फैराडे के दोनों लॉ बता दिए थे, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज व्हाट? The amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the strength of current. Okay, so when electricity is passed through the aqueous or molten solution of electrolyte, जब विद्युत अपघट्य के जली विलयन अथवा पिघली हुई अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, when electricity is passed through the aqueous or molten solution of electrolyte, then amount of substance deposited on electrode is directly proportional to strength of current. तब इलेक्ट्रोडों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के सामर्थ्य के समानुपाती होती है। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के जली विलयन अथवा पिघली हुई अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाली मात्राएं पदार्थ की मात्राएं प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने बात किया। दिस इज m is proportional to I into T और m equal to ZIT, जहां पे I करंट इन एम्पियर्स, T इज द टाइम इन सेकंड। I क्या है? करंट जो कि एम्पियर में मेजर होगा, T क्या है? टाइम जो कि सेकंड में मेजर होगा। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Z को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम। ओके, तो Z को निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम्स का फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात किया हम लोगों ने फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन अलग, दूसरा सॉल्यूशन अलग, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ जिंक, अनदर इज द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। सेम स्ट्रेंथ का करंट अगर हम सेम टाइम तक दोनों सॉल्यूशन से पास करते हैं, समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक दोनों विलयनों से प्रवाहित की जाती है, अगर current of same strength is passed through the same time, then amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance. तो जमा होने वाली मात्राएं पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, ठीक है। तो सेकंड लॉ के बारे में हमने बात किया, when current of same strength is passed through the same time, current of same strength is passed through the same time from different solution of electrolyte, then amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance. जैसे मैंने आपको बताया था कि जिंक एक डाइवैलेंट मेटल है, तो अगर जिंक डाइवैलेंट है तो हम उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसी करके हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो जिंक का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 32.5। सिल्वर कैसा है? मोनोवैलेंट है, एक बैलेंसी होती है सिल्वर की, वेट रफली 108/8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा? 108। मतलब अगर 96500 कूलम्स या 1 फैराडे चार्ज हम पास करते हैं दोनों सॉल्यूशन से साइमल्टेनियसली, दोनों सॉल्यूशन से हम 96500 कूलम्स का चार्ज 1 सेकंड तक पास करते हैं, तो जिंक का जो अमाउंट जमा होगा वो कितना होगा? 32.5। एंड ड्यूरिंग द सेम स्ट्रेंथ एंड सेम करंट गिव 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। और इसी समय में इतने ही विद्युत धारा से सिल्वर कितना मिलेगा? 108 ग्राम, ठीक। और अगर इसको 1 फैराडे की जगह 2 फैराडे कर देता हूं मैं, तो ये 65 आ जाएगा और वो 216 ग्राम आ जाएगा। इट मींस इट इज मल्टीप्लाइड इन रेशो ऑफ इट्स इक्विवेलेंट वेट, अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दिस इज अबाउट द
Faraday's second law of electrolysis. तो M1 upon M2 इक्वल टू E1 upon E2 और M को हम ZIT से भी लिखते हैं, तो ZIT के फॉर्मेट में भी Z1IT by Z2IT इक्वल टू E1 by E2 ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। उसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, इस तरह के मटेरियल्स के डिपॉजिट होने वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे कुछ। चलिए और कुछ क्वेश्चंस की इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। कॉपर का एक क्वेश्चन करा दिया था मैंने आपको, और एल्यूमिनियम का एक क्वेश्चन करा दिया था, जिंक का भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, या एल्यूमिनियम का ही एक क्वेश्चन और दोबारा से करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दोबारा से करके हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने बात किया था कि अगर देखो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, 27 नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड, ओके, number of Faradays required for 27 gram of aluminum, for number of Faradays required for deposit or displacement. For deposit 27 gram of aluminum, 27 gram of aluminum, 54 gram of aluminum, 27 के बाद 18 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो फिर से एक बार उसी क्वेश्चन को जो हमने पहले सॉल्व किया था उसी से आगे के अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए तो क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम के अमाउंट हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट करने के लिए किस केस में कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। फाइंड द एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज अ ट्राइवैलेंट मेटल, ओके, वेट इज 27, चार्ज नंबर इज 3, बैलेंसी इज 3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 9 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 9, तो 9 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। 9 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए, 1 फैराडे। तो 18 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 2 फैराडे। अगर ये कूलम्स में चाहिए होगा तो दैट इज 96500 कूलम, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम्स, ओके। तो फॉर 18 ग्राम इट इज 2 फैराडे, from 27 gram it is 3 Faraday, 54 gram it is 6 Faraday, 13.5 ग्राम के रिक्वायरमेंट पे ये कितना हो जाएगा, 1.5 Faraday, ठीक है। 27 के लिए कितना लगता है, 3 Faraday, तो 13.5 13.5 के लिए कितना लगेगा, 3 Faraday, उसका आधा हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं इस पे, है ना, हमेशा फैराडेज लॉ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो केवल आपको अगर इक्विवेलेंट वेट आप एक्यूरेटली निकाल पाएंगे तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सही कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप यूज करते हैं, है ना। तो चलिए, M इक्वल टू ZIT फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, दोनों पर हमने बात कर लिया था। अब दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, a current of 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर का करंट, a current of 0.3 एम्पियर pass through the aqueous solution of copper sulfate, pass through the aqueous solution of copper sulfate, pass through the aqueous solution of
कॉपर सल्फेट थ्रू 45 मिनट, 45 मिनट तक, ठीक है। 0.3 एम्पियर की प्रबलता की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के विलयन से 45 मिनट तक प्रवाहित की गई, ऐसा इसका हिंदी हो जाएगा। करंट ऑफ 0.3 एम्पियर इज पास थ्रू द aqueous solution of copper sulfate till 45 minute. Calculate the amount of copper displaced. Calculate the amount of copper displaced. तो कितना कॉपर डिस्प्लेस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, कितना अमाउंट चाहिए, एम निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा, एम इक्वल टू जेड आई टी, एम इक्वल टू जेड आई टी। तो देखो एम इक्वल टू जेड आई टी, तो जेड कितना कॉपर है, कॉपर का इक्विवेलेंट कितना 31.75 और 96500 कूलम से डिवाइड कर दोगे आप तो ये जेड हो जाएगा। आई इज द हाउ मच 0.3 एम्पियर, टाइम कितना 45 मिनट, टाइम को सेकंड में चेंज करना है तो 45 मिनट, तो 45 इंटू 60। यहां से जब भी आप मास के कैलकुलेशन पर जाओगे तो 0.2 समथिंग आता है, 0.266 ग्राम, 0.266 ग्राम इज द आंसर। आंसर कितना आ गया, एम इक्वल टू जेड आई टी, कितना मास डिपॉजिट होगा 0.226 ग्राम मास डिपॉजिटेड। तो सॉल्यूशन के कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो है 0.226 ग्राम। तो ये पहला तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, एम इक्वल टू जेड आई टी। कभी कभी वो ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें एकदम एक्यूट वैल्यूज है तो टफ पड़ती है, सो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है इसमें। अब उसमें देखिए दूसरा तरीका, देखिए तो दूसरा तरीका, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां जाता है, कॉपर में जाता है, ठीक है। तो कॉपर को इस सिचुएशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने पड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 1 इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो दिस इज कंसीडर टू बी 96500। आप तो सिंपली ऐसा ध्यान रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर चेंज कर रहा है तो वो 1 फैराडे चार्ज के बराबर होगा। 1 फैराडे चार्ज मतलब 96500 कूलम्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं तो 2 फैराडे चार्ज के बराबर, 2 फैराडे चार्ज मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स, 2 इंटू 96500 कूलम्स, ठीक है। तो 2 फैराडे इट मींस 2 इंटू 96500 कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस 63.5 gram of copper, required to displace 63.5 gram of copper। कॉपर का इक्विवेलेंट 31.75, उसके लिए लगेगा 1 फैराडे। तो 63.5 के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 2 फैराडे रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितने फैराडे रिक्वायर्ड होंगे पहले वो निकाल लेते हैं। तो 2 फैराडे, 2 इंटू 96500 इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 63.5 ग्राम के लिए। और फैराडे निकालने का एक फॉर्मूला है I इंटू टी बाय 96500। तो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखेंगे, I इंटू टी बाय 96500 इज द कैलकुलेशन ऑफ फैराडे। मतलब हमें कितने फैराडे की, हमारे पास कितना फैराडे हमको वो देखना पड़ेगा। ये तो हमको पता चल गया कि 2 इंटू 96500 अगर होता तो वो 63.5 ग्राम कॉपर डिस्प्लेस कर देता। अब हमारे पास अभी कितने फैराडे हैं इस कंडीशन में ये निकालना है। तो I इंटू टी बाय 96500, फैराडेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, I इंटू टी बाय 96500। तो हियर I कितना है 0.3 एम्पियर और T कितना है 45 इंटू 60 और 45 इंटू 60 बाय 96500। तो यहां से हमें फैराडेज रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ओके, तो जो आंसर आ रहा है वो 8.1 बाय 965, 8.1 बाय 965, ठीक है। इतने फैराडे चार्ज है मेरे पास। अगर 2 फैराडे चार्ज होता
तो वो डिस्प्लेस कर देता 63.5 ग्राम कॉपर। 2 फैराडे चार्ज अगर होता तो कितना कॉपर डिस्प्लेस कर देता? 63.5 ग्राम। और हमारे पास कितना है? 8/965 फैराडे चार्ज है हमारे पास। ठीक है, दिस इज 8.1/965। ठीक है, तो 2 फैराडे can displace 2 फैराडे चार्ज कितना डिस्प्लेस कर सकता है? 2 फैराडे कैन डिस्प्लेस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। 2 फैराडे कितना डिस्प्लेस कर सकता है? 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है। देन फ्रॉम 8.1/965 फैराडेज, तो 8.1/965 फैराडेज, तो यह आ जाएगा आपका 63.5 और यहां पे आ जाएगा 2 फैराडे, है ना। तो ये इसका कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन के बाद 63.5 इंटू 8.1/965 इंटू 2, तो पूरा जो आंसर आ जाएगा फिर से वो आ जाएगा 0.266 ग्राम। अगेन द आंसर इज 0.266 ग्राम। तो आंसर तो सेम ही आना है दोनों फॉर्मूले से। ठीक, तो m इक्वल टू ZIT से भी जा सकते हैं और सीधे सीधे हम फैराडेज या कुलम्ब्स निकाल करके इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है मास निकालने के लिए। जो आपको सही लगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड? हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट? How many ampere of current is required? How many ampere of current is required? How many ampere of current is required to pass through the AgNO3 solution? Pass through the AgNO3 solution, pass through the AgNO3 solution to deposit 10 gram of silver, to deposit 10 gram of silver from 2 hours, ओके। तो 2 घंटे के अंदर 10 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए, 2 घंटे के अंदर 10 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितने एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी? कितने एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला फैराडेज फर्स्ट लॉ, m इक्वल टू ZIT। क्या चाहिए? I चाहिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू वॉट? m बाय ZT। तो I इक्वल टू m बाय ZT। ठीक है, m बाय ZT। तो यहां पे m बाय ZT कितना है ग्राम? 10 ग्राम। Z कितना? 108/96500, तो 96500 ऊपर चला जाएगा। T कितना? 2 hours, मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60, 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो गया सेकंड्स में। तो नाउ I इक्वल टू वॉट? तो सोल्यूशन जब कर देंगे आप तो आ जाएगा 1.24 एम्पियर। 1.24 एम्पियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। Next question, a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate का एक विलयन, a solution of copper sulfate electrolyzed for 10 minutes, electrolyzed for 10 minutes, a solution of copper sulfate electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere, with a current of 1.5 ampere, with a current of 1.5 ampere, जिसमें 1.5 एम्पियर का करंट लगता है, with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper? What is the mass of copper deposited? तो कितने ग्राम कॉपर जमा होगा? फिर फॉर्मूला इज द सेम, आप सीधे m इक्वल टू ZIT से जा सकते हो, या Q की वैल्यू फाइंड आउट करके फैराडेज निकाल करके भी आप आगे जा सकते हो। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। m इक्वल टू ZIT आपको पता ही है, सेकेंड वाले फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूं। तो Q इक्वल टू I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो Q कैसे निकलेगा? I इंटू टी, कुलम्स I इंटू टी से निकलता है। I कितना है? 1.5 एम्पियर, और T कितना है? 10 मिनट, तो 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 तो ये हो जाएगा सेकंड में, तो कितना आ गया? ये 600 आ गया है ना, 600 इंटू 1.5 तो कितना आ जाएगा? 900, 900 कुलम्स हैं आपके पास टोटल। कितने कुलम्स हैं आपके पास? 900 कुलम्स हैं आपके पास टोटल, 900 कुलम्स आर देयर। और कॉपर है तो 2 इंटू 96500 coulombs, 2 into 96500 coulombs displace 63.5 gram of copper. 2 into 96500 coulombs displace 63.5 gram of copper. Then from 900, तो 900 से कितना निकलेगा? Then from 900, तो 900 into 63.5 by 2 into 96500, 2 into 96500, तो 30.3 के आसपास जाएगा। यस, 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय 900 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 2 इंटू 96500 लगता है 63.5 ग्राम कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए। उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 96500 coulombs, 96500 coulombs is required for displacement of 31.75 gram of copper. 9600 coulombs, 96500 coulombs required to displace 31.75. Then from 900 coulomb of charge, तो 900 coulomb charge कितना डिस्प्लेस कर पाएगा? तो this much charge displace the 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसमें। सेकंड लॉ पे ही वेरिएशन है, फर्स्ट लॉ में बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड्स क्वेश्चंस हैं, कोई खास वेरिएशन नहीं है फर्स्ट लॉ के अंदर, है ना। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब जरा एक दो चीजें एक्स्ट्रा कर लेते हैं। How many Faradays required to displace
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितने फैराडे चार्ज की जरूरत होगी? हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है और उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन डिस्प्लेस कराना है, तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ये हमको सॉल्व करना है। तो ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर और 16 इज द वेट, है ना। तो ऑक्सीजन कितना डाइवैलेंट है? 16/2, तो 8 इज द इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन का इक्वलेंट वेट है। इट मींस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1 फैराडे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 1 फैराडे। तो 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे। 24 ग्राम के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए? 3 फैराडे। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना चाहिए? 4 फैराडे। फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 4 फैराडे चार्ज नीडेड। कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 32 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए 4 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब इसी तरीके से इसको मैं आपको वॉल्यूम से रिलेट करके सिखाता हूं, विथ रिलेटेड विद वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कभी एक क्वेश्चन आया, ड्यूरिंग electrolysis of a solution of acid solution, during electrolysis of acid solution, how many Faradays required? How many Faradays required? How many Faradays required to liberate? How many Faradays required to liberate 5.6 liter of oxygen? 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करना है, तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का मोलार मास कितना? 32 ग्राम, और मोलार मास का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम मीन्स 1 मोल, 32 ग्राम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। और 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना फैराडे लगा था? 4 फैराडे। 4 फैराडेज आर रिक्वायर्ड। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड बाय और रिमूव्ड बाय और लिबरेटेड बाय, जो भी चाहे कह ले, आर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय 4 फैराडे चार्ज। कितना फैराडे लगा इसके लिए? 4 फैराडे। तो 11.2 लीटर के लिए कितना लगेगी? सॉरी, 2 फैराडे। 11.2 लीटर के लिए कितनी लग जाएगी भैया? 2 फैराडे। और 5.6 लीटर के लिए कितनी लगेगी? 1 फैराडे। ओके, तो 5.6 लीटर के लिए कितनी? 1 फैराडे। अब कुछ भी पूछे, 9.6 पूछे तो भी आप कर सकते हो। 22.4 के लिए कितना लगता है? 4 फैराडे। तो गिवन अमाउंट के लिए कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो सिंपल वे है वो मैंने इक्वेट कर दिया। तो 22.4 लीटर के लिए 4 फैराडे, तो 11.2 लीटर के लिए 2 फैराडे, और 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस अगर लिबरेट करना है
तो कितनी लगेगी, 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। कूलम्स होता तो 96500 कूलम्स। ओके, इसी तरीके से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन से रिलेट कर लेते हैं एक प्रॉब्लम को, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो रिलेट विथ हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन कैसा रहता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव H2। क्लियर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना, 2 फैराडे। H2 ग्राम वेट में कितना, तो 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना लगता है, 2 फैराडे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना लगेगा, 1 फैराडे। 1 फैराडे और आधा ग्राम हाइड्रोजन होगी तो कितना लगेगा, 0.5 फैराडे। अब इसको वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। 2 फैराडे मींस 2 ग्राम इज द मोलार मास, है ना, मोलार मास। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो आप। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 22.4 लीटर। इट मींस 22.4 लीटर हाइड्रोजन liberated by 2 Faraday charge. 22.4 liter of hydrogen is liberated by 2 Faradays of charge. Then 11.2 liter is liberated by 1 Faraday. 11.2 लीटर लिबरेट करना है तो कितनी लगेगी, 1 फैराडे। और 5.6 लीटर अगर लिबरेट करना है तो कितनी लगेगी, 1/2 फैराडे चार्ज। नाउ 1/2 फैराडे चार्ज इज लिबरेट टू 1/2 Faraday charge is liberate to 5.6 liter of hydrogen gas during the electrolysis of solution of acid. During the electrolysis of solution of acid. So this is the questions based on second law. ये second law पर based questions है और यहाँ पर बहुत सारा variation create किया जा सकता है. Lots of variation is there. और questions करते हैं इस पे. अभी और भी बहुत सारे questions इस पे करने हैं. जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को पूरा एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली और अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, फ्रॉम a solution of acid, from a solution of acid, from a solution of acid, current of 0.5 ampere, current of 0.5 ampere is passed through the 30 minute. Current of 0.5 ampere is passed through the 30 मिनट. 0.5 एम्पियर का करंट 30 मिनट तक पास करते हैं. करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू द 30 मिनट. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड. Calculate the amount of hydrogen and oxygen liberated. Calculate the amount of hydrogen and oxygen liberated. Calculate the amount of hydrogen and oxygen liberated. तो उसके लिबरेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, 0.5 एम्पियर, तो पहले Q निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने कूलम्स हैं. तो Q कैसे निकलेगा, I इंटू T. तो Q इज वॉट, I इज वॉट 0.5, T इज वॉट 30 मिनट. तो 30 इंटू 60 तो 18, तो 1800 का 0.3 है ना. तो कितना आ जाएगा, दिस इज अच्छा 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर इज देयर, 0.5 एम्पियर.
ओके तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 6 900 आ जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 900। तो हमारे पास कुल कूलम्स कितने हैं 900 कूलम्स हैं, है ना, 900 कूलम्स हैं हमारे पास। और हाइड्रोजन के लिए हमने बताया था आपको 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2, दिस इज द कंडीशन, इट मींस 2 फैराडे, तो 2 फैराडे मींस 2 इंटू 96500, तो 2 इंटू 96500 कूलम्स डिस्प्लेस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को हटाने के लिए कितना लगेगा, निकालने के लिए कितना लगेगा 2 इंटू 96500 एंड वी हैव ओनली 900। देन फ्रॉम 900 कूलम्स, तो 900 इंटू 2 बाय 2 इंटू 96500, तो 2 से 2 गया, 2 0 से 2 0 गए, तो 1/100 मतलब 100 से भी थोड़ा ज्यादा है ना, तो 0.001 के ऑर्डर में कुछ आंसर आएगा। तो आंसर इज 0.0093, 0.0093 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ग्राम हाइड्रोजन is displaced from this solution during this condition। तो 0.5 एम्पियर का करंट अगर 30 मिनट तक हम पास करते हैं तो 0.0093 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी। अब एज इट इज ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक सॉल्व कर लिया, कुल हमारे पास कूलम्स कितने हैं 900 कूलम्स हैं, वी हैव ओनली 900 कूलम्स। और ऑक्सीजन के लिए कितना लगेगा, O के लिए 2 और O2 के लिए 4 फैराडे लगता है ना, तो 4 इंटू 96500 कूलम्स required for 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देन फ्रॉम 900 कूलम, तो 900 कूलम से कितना निकलेगा, तो 900 इंटू 32 बाय 4 इंटू 96500, तो ये आ गया इधर से 8 हो जाएगा, 96500 2 0 से 2 0, तो 1/0.93 के आसपास आता है। ये और नीचे चला जाएगा क्योंकि 8 ऊपर बच रहा है, ठीक है। तो 0.074 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेट फ्रॉम 900 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो 900 कूलम्स का जो चार्ज है वो लिबरेट कर पाएगा 0.074 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इन पे हमको काम करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। हालांकि सिंपल कैलकुलेशन वाइज अगर छोड़ दीजिए तो अरेंज करना बहुत ही सिंपल है, तो कैलकुलेशन तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, और तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट of aluminum displaced by electrolysis of Al2O3 when the current of 9.65 ampere is passed through the 10 second। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन है। What is the amount of aluminum? What is the amount of aluminum? What is the amount of aluminum? What is the amount of aluminum displaced by electrolysis of Al2O3, displaced by the electrolysis of Al2O3 when a current of 9.65 ampere, 9.65 ampere, current of 9.65 ampere is passed through the 10
seconds is passed through the 10 seconds. Okay, तो सबसे पहले Al2O3 अगर डिकम्पोज करेगा तो कैसे जाएगा, 2Al3 प्लस आयन, 2Al3 प्लस आयन प्लस 3O2 माइनस आयन, है ना। तो Al3 प्लस आयन इस तरीके से डिकम्पोज करेगा, मतलब एल्यूमिनियम आयन इस तरीके से डिकम्पोज करेगा। और आपको पता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम को निकालने के लिए 3 फैराडे या 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज लगता है। और 9 ग्राम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करने के लिए हमें 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो पहले इस फॉर्मूले में हम Q निकाल लेते हैं। Q कैसे आएगा, I इंटू टी, I इंटू टी। तो I इज वॉट 9.65, T कितना है 10 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 965। वी हैव 965 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम, क्योंकि मुझे ग्राम ही निकालना है ना, तो ग्राम इज टू बी कैलकुलेटेड, तो ग्राम कैलकुलेट करना है। तो आई हमने नंबर ऑफ फैराडेज, दिस इज क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिस्प्लेस, तो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करना है। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी कर दिया हमने, तो कितना आ गया 965, है ना, 965 आ गया, ये आपका कूलम्स में है ना। तो 96500 कूलम्स डिस्प्लेस 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, डिस्प्लेस 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 96500 coulombs displace 9 gram of aluminum. Then from 965, तो 965 into 9 by 96500, तो कितना आ जाएगा ये, that is 1 10 100,000. ओके, तो 965 होता तो 10 100 1 10 100, तो दिस इज द कैलकुलेशन इज देयर। 10 to the 9 gram displaced by 96500 or 1 Faraday. Okay, तो 96500 coulomb displaced the 9 gram, then from 965 coulombs, तो 965 coulombs तो 10 to the power -3, तो देखो यहां पे जो मिस्टेक हो रहा है वो कहां हो रहा था, Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो 9.65 इंटू 10, तो ये आना चाहिए था 96.5। कुल हमारे पास कूलम्स कितने हैं 96.5, मैंने उसको 965 लिख दिया था, दिस इज ओनली 96.5 कूलम्स। चार्ज कितना है 96.5 कूलम, ठीक है। तो 96500 ग्राम डिस्प्लेस 96500 coulombs displace the 9 gram of aluminium, then from 96.5, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था, हमारे पास जो कुल कूलम्स हैं वो 96.5 ही है, 96.5, देन फ्रॉम 96.5, तो 96.5 बाय 96500 इंटू 9, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1000 टाइम्स आ जाएगा, ये 1000 टाइम्स आ जाएगा। अगर 965 होता तो 10 100 टाइम्स आ जाता, और ये अभी कितना आ जाएगा 1000 टाइम्स आ जाएगा। तो 1000 को ऊपर कैरी आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3, मतलब 0.009 ग्राम एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो जाएगी,
0.009 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस होगी वो कितनी हो जाएगी 0.009 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसलिए आंसर सही से नहीं आ पा रहा था। ठीक है ना, बट व्हेन कैलकुलेशन इज राइट देन आंसर इज अगेन राइट। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C6H5NO2 plus 6H plus 6 electron is turned out to C6H5NH2 aniline plus 2 water, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है ये। नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इनटू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इनटू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है एनिलीन के अंदर। अब क्या कहा क्वेश्चन में देखें, ठीक, हाउ मैनी Faraday charge is required, how many Faraday charge is required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene, 12.3 gram of nitrobenzene into aniline। ओके, तो 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में ले जाने के लिए कितना फैराडे चार्ज का जरूरत होगा, कितना फैराडे चार्ज लगेगा। ठीक है, अब देखो, तो मुझे क्या चाहिए, C6H5NO2 साफ साफ दिख रहा है, 6H प्लस भी दिख रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया 6 फैराडे। एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए हमें 1 फैराडे चार्ज की जरूरत लगती है। 6 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन है, मतलब कितना फैराडे लगेगा, 6 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। इसका वेट कैलकुलेट कर दीजिए। कार्बन का वेट 12, तो कितना हो जाएगा 72, और हाइड्रोजन कितने हैं 5, और नाइट्रोजन का वेट 14, ऑक्सीजन का वेट 32। तो टोटल जब आप वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 123। दिस इज 123 ग्राम, है ना। तो 123 ग्राम के लिए कितना लगता है 6 फैराडे। 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज रिक्वायर्ड 6 फैराडे। 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्ड 6 फैराडे। तो 12.3 ग्राम इज द 1/10। कितना है ये, इसका 1/10वां हिस्सा है, 1/10 है। तो फैराडेज भी कितने लगेंगे 1/10। तो 6 का 1/10 कितना हो जाएगा 0.6 फैराडे। 0.6 फैराडे चार्ज यहां पे चाहिए होगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। 0.6 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि अगर एफिशिएंसी 50% हो तो कितना फैराडे लगेंगे। तो अगर एफिशिएंसी नॉर्मल कितने लग रहे हैं 0.6 फैराडे, और अगर 50% एफिशिएंसी होगी तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना लगेगा 1.2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। और अगले लेक्चर में हम लोग फैराडेज लॉ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्टेंस। अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है कंडक्टेंस।